गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 7, विषय सामाजिक, हमारे अतीत सेकंड। और आज हम लेके आए अध्याय 5 शासक और इमारतें पार्ट 3। तो बच्चों, हमने उससे पहले पढ़ा था, आपको पता है कि तंजावुर के राजेश्वर मंदिर, जो कि राजा राजेश्वर ने बनाया था, और इसमें कई अधिरचनाएं भी हुई थी और कई चारों और मंदिरों को बनाने के लिए चारुपलम भी कहा जाता है, जो कि पास में एक चढ़ेदार रास्ता बनाया जाता था, और मेहराब भी बनाए जाते थे। मेहराब जो कि एक वास्तुकला का एक चापाकार रूप था। फिर निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग किया जाता था और कंक्रीट भी बनाई जाती थी, जिससे कि वो विशाल ढांचों का से ढंग से निर्माण हो सके। और इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं अपन कि किस प्रकार उन्होंने कार्य किया, तो उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। तो देखा गया कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग और हिंदू संप्रदाय के लोग किस प्रकार अपना कार्य करते थे। तो आगे बढ़ रहे हैं आज दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से। दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की। ये आपको पता है ना, ये ध्यान रखना। और मैप को अभी ध्यान रखना, एक मैप में दिल्ली कहाँ है, ठीक है ना। अल्लाह ने अलाउद्दीन को एक शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता के गुण थे, ऐसा मानते थे। और वास्तुकार क्या है कि अल्लाह स्वयं था, ऐसा उनका मानना था। अब ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार, नीति संबंधी एक मोरल के रूप में नैतिक अधिकार पर जोर डाला। और उपासना के स्थानों, उपासना नहीं प्रार्थना स्थल कह सकते हैं, पूजा पाठ, पूजा प्रार्थना है ना, उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की भी घोषणा की, संबंध की घोषणा की थी, ठीक है ना। अब कार्यों की प्रशंसा। अब देखिए, ये मंदिर, मस्जिद, मेहराब, महल, ये बनाने के पीछे उनके कार्यों को देख के लोग प्रशंसा करें और लोग तहे दिल से उनकी प्रशंसा करें, उनको स्वीकार करें कि राजा महाराजों ने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। तो न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा, न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। क्योंकि राजा किसके लिए बना है? प्रजा के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के हित के लिए। और प्रजा का भी एक ये अपना सोच बनती है, अपना एक फर्ज बनता है कि वो राजा के लिए सोचे, अपने राज्य के लिए सोचे और राज्य के प्रति वफादारी का कार्य भी करे। और उसमें होजों यानी कि पानी के बड़े बड़े टैंक और जलाशयों, तालाब के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की प्रशंसा भी की जाती थी। वो प्रजा के लिए बड़े बड़े हौज बनाते थे, जलाशय बनाते थे, जिससे कि क्योंकि जल ही जीवन है, वो उसकी उपलब्धता के लिए वो ये पानी का काम पहले करते थे, जिससे कि उनके कार्यों की प्रशंसा हो।
अब देखिए, इल्तुतमिश ने दहली ए कुहना के निकट एक विशाल तालाब बनाया। दहली ए कुहना एक जनपद था, एक बहुत बड़ा शहर था, जिसे पुरानी दिल्ली भी कहते हैं, पुराना शहर भी कहते हैं। वहाँ पर इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजा बना था, यानी कि दिल्ली का शासक बना था मुगल काल में। वे दिल्ली एक कोहना के निकट एक विशाल तालाब, बहुत बड़ा तालाब का निर्माण कराया, जिसे क्या कहते हैं, हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, विशाल तालाब का क्या नाम था, हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब। ये किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। कहाँ बनाया, दिल्ली ए कोहना के पास में। अब देखिए, अब जो जितने भी राजा या मुगल शासक हुए थे, वो मंदिरों पर निशाना क्यों साधते थे, मंदिरों को ही टारगेट क्यों करते थे, वो देखते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करते थे। अब जो भी है, राजा महाराजा होते थे, वो मंदिरों का निर्माण करवाते। अब इस मंदिरों के निर्माण के पीछे क्या था कि उनके एक पावर, एक शक्ति का प्रदर्शन था, कि धन संपदा, कि वो इस प्रकार धन संपदा खर्च करते हैं, और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, निष्ठा, विश्वास, आस्था का प्रदर्शन था। अब देखिए, 9वीं शताब्दी में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को 1831-1851 में पराजित। अब श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो। ठीक है, पता है ना को कोलंबो। ये श्रीलंका किस तरफ, अपन देखते हैं कि भारत के सबसे नीचे दक्षिण में देखते हैं, कील टाइप में, एक जिसको खूंटी में ऐसा ही कोई सामान टंगा रहता है, वैसा वो श्रीलंका है, जिसको अपन कह सकते हैं आई ऑफ कंट्री या टीयर ऑफ आई, आंख का आंसू जो होता है ना, वो किस देश को कहा जाता है, श्रीलंका को टीयर ऑफ आई, है ना। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। अब 11वीं शताब्दी में देखिए, 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु उसने पराजित शासकों से जब्त प्रतिभाओं से भर दिया। अब जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया, अब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने जितने भी राजाओं को हराया था, और उन राजाओं को हरा करके जितने भी जो मंदिरों की जो प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, वो सारी की सारी प्रतिमाएं उस शिव मंदिर में रखवा दी। और शिव मंदिर में रखवा तो दी, अब वो कौन कौन सी थी, सूर्य पीठिका, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, और एक नंदी की मूर्ति, और फिर मेन जो मूर्ति थी उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव किनका रूप था, भगवान शिव का रूप था। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो कौन सी है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर, ध्यान रखना। और उड़ीसा का अब नया नाम भी क्या है, ओडिशा। क्या नाम है, ओडिशा, ध्यान रखना। और वहाँ की भाषा है उड़िया। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखना है अपने को। और फिर बंगाल के पालों से काली की मूर्ति। अब बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मूर्तियां थी वो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने भगवान शिव के मंदिर में वो सारी सारी प्रतिमा रखवा दी। अब भी के गजनी का सुल्तान महमूद गजनी, याद है ना आपको। अब गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में। कहाँ है, अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, तो काबुल है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, याद रखना है। ये नहीं कि सर ने क्या दोनों एक ही बताया, नहीं, आपको नाम ढंग से सुनना है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और गजनी जो है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद गजनी, जो कि राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, राजेंद्र प्रथम के समकक्षी था, उसके आसपास समय का था। तो भारत में अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों, धन और मूर्तियों को लूटता था। उसका मेन काम क्या था कि जब भी उसने भारत में आक्रमण किए, तब उसने मंदिरों को नष्ट किया, अपार धन संपदा लूटी और मूर्तियों को लूटता रहा। मूर्तियों के जितने भी सोने की मूर्तियाँ थी, सोने मूर्तियों के ऊपर जितने भी ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने थे, वो लूट के ले जाता था। खूब उसने भारत को लूटा। अब देखिए, मुख्य जो मंदिर है वो, अब मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। अब पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। फिर पूछा जाए गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर आप क्या बताओगे? बोलो क्या बताओगे? विजय रूपाणी, है ना, याद रखना अपने को। तो सोमनाथ का जो मंदिर है, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त किया और खूब लूटा। उसने कई बार आक्रमण किया और कई बार उसने इसको मंदिर को कई बार नष्ट भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए, बाग, मकबरे तथा किले किस प्रकार मुगल काल में ये चीज़ें हुई और किस प्रकार इन्होंने ये चीज़ की। तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां। अब देखिए, बाबर मेन था मुगल शासक, जो कि फरगना से आया था, और बाबर का बेटा हुमायूं का पुत्र अकबर। ठीक है, और अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे सलीम भी कहते हैं, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहते हैं। और शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल। बस, तो इस प्रकार वो साहित्य कला में इस प्रकार इन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, और बाबर ने तो इस प्रकार अपनी आत्मकथाओं में भी ये चीज़ें की थी। तो आत्मकथा में उसने कई बार ये चीज़ें बताई भी थी कि किस प्रकार वो कार्य करते थे और किस प्रकार अपने कार्य योजना में वो रख देते थे। तो देखा गया कि जो बाबर था, बाबर ने भी हर कार्य योजना में अपनी चीज़ें करता रहता था, जो कि अपनी आत्मकथा में उसने ये चीज़ें बताई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाग बनाने में जो रुचि का वर्णन किया, वो उसने बताया था, जो कि अबुल फजल ने इस प्रकार के कार्यों का
वर्णन भी किया था। ये बाग दीवार से घिरे होते थे। ये बाग क्या थे कि करीब करीब चारों ओर से घिरे हुए भी थे, और ये जो चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इन्हें चार बाग कहा जाता था। अब प्रश्न आ जाए कि चार बाग किसे कहते हैं? कि चार बाग वो होते हैं जो कि चारों ओर से घिरे हुए हो। क्या हो? ये चारों ओर से घिरे हुए हो, उन्हें चार बाग कहा जाता है। ठीक है ना? चार बाग कहा जाता है। तो इस प्रकार चार बाग बनाने की जो परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? अकबर के समय से। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है ना? जम्मू कश्मीर में भी चार बाग बनाए गए थे, आगरा में भी चार बाग बनाए गए थे, और दिल्ली में भी चार बाग बनाए थे, जो कि जहांगीर और शाहजहां ने ये बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। वास्तुकलात्मक नवाचार भी हुए थे, जिसमें देखा गया कि नवाचार यानी कि नए प्रयोग, ठीक है ना? अब नए प्रयोग होते गए और नई नई चीज़ें सामने आती गई, और देखा गया इसमें कि किस प्रकार की चीज़ कैसे बनी और किस प्रकार उन्होंने कार्य किया। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली, और उसकी जो प्रेरणा थी वो कहाँ से ली? उनके जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों से उन्होंने ये प्रेरणा ली थी, और इन प्रेरणाओं के साथ ही उन्होंने कई चीज़ें उनके सामने लाई और नए नए प्रयोग किए। महरों में देख लो, इमारतों में देखो, तो इस प्रकार उन्होंने वो आगे बढ़ते हुए ये कार्य किया। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाली केंद्रीय गुंबद, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले क्या दिखाई दिया? केंद्रीय गुंबद। केंद्रीय गुंबद का अर्थ होता है जो बहुत ऊंचा था, और दूसरा था ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार। ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? पिस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्तक। क्या कहा जाता है? पिस्तक कहा जाता है। और पिस्तक से जो एक तो केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था, और दूसरा था मेहराबदार प्रवेश द्वार जो कि पिस्तक। मुगल वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण रूप थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था। इसे 8 स्वर्ग अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा से बुद्ध है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। देखो, हुमायूं के मकबरे में पहली बार क्या दिखाई दिया? केंद्रीय गुंबद, जो कि बहुत ऊंचा था। ठीक है? और मुगल, और एक था ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक कहते हैं, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप है। और ये मकबरा एक औपचारिक चार बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बीस की परंपरा से हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था।
इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसे वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से, इसके किनारे किससे बने थे? सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तविक इस किनारे सफ़ेद संगमरमर बने थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व जो कि अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। और इसके निर्माण कार्य कहाँ चल रहे थे? मेन आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों में दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व थे जो अनवरत कार्य करते थे और विशेष रूप से इसका निर्माण आगरा और दिल्ली में होता। सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष थे। उन कक्षों का क्या नाम था? दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। तो इस प्रकार बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से वीडियो को सुनना है, समझना है और फिर ढंग से कार्य करना है। और फिर अच्छी राइटिंग में कार्य करना है। अपने कॉपी पर नाम लिखोगे तो ही कॉपी चेक होगी, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वीडियो सुनने के बाद अच्छी तरह से आपको ढंग से, क्या कहा मैंने? ढंग से आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। इन प्रश्नों को उत्तर ढंग से दोगे तो ही आपकी कॉपी चेक होगी, ये भी याद रखना है। और अच्छी तरह से जैसा बताया जाए वैसा ही आपको ये उत्तर लिखने हैं, ठीक है ना? और आपको अच्छी तरह से कार्य भी करना है। और फिर आप वीडियो सुन रहे हो, इसका लाभ भी ले रहे हो, तो जिस बच्चे की भी जो फीस जमा नहीं हुई फीस जमा करा दें। थैंक यू।